तो हम लोग अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वें अध्याय का दुग्ध वर्ग के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और कुछ बातें छोटी छोटी जो परंपराओं में हमारी रही थी, जो लुप्त सी हो गई है, उन बातों को लाने के लिए, उन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न ग्रंथों का, छोटे छोटे भिन्न भिन्न ग्रंथों का, प्राचीन काल का ग्रंथों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को वो समझ में आए। तो दूध के विषय में पिछली बार हम लोगों ने किस पात्र में दूध उबालने से क्या लाभ है, ये सब हम लोगों ने जाना था। जी। आज हम लोग दूध की मलाई अर्थात छाली के बारे में, पनीर के बारे में, दूध से जो झाग उठता है उसके बारे में, और दूध के साथ किन पदार्थों को नहीं लेना है, उन सब के बारे में विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पहले मंत्र पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का, उसके बाद शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो दूध उबालने के बाद उसमें मलाई आती है। जी। मलाई, दूध को गर्म करने के बाद उसके ऊपरी सतह पर जो उत्पन्न जो छाली होती है उसको मलाई कहते हैं। ठीक है। जी। तो दूध की मलाई के गुण के विषय में जान लेते हैं। दूध की मलाई से आज शुरू करते हैं। जी, पढ़िए इस श्लोक को। गुरु संतानिका सीता वृष्या पिता श्रवा श्रवा तनूत तर्पणी ब्रह्मणी स्निग्धा बलास बल सुकृता। जो आपका ये जो दूध की मलाई है, ये पचने में भारी होती है, शीतल है, वृष्य पौरुष शक्ति वर्धक है, वृष अर्थात पौरुष शक्ति वर्धक, और ये पित्त को शांत करता है, और रक्त पित्त जो है, रक्त पित्त जिसमें से ब्लीडिंग वगैरह कहीं की समस्या हो रही हो, उसमें भी बहुत ही लाभकारी है। वात सामक है, तर्पण है, शरीर को पुष्ट करता है, बृहन है, वजन को बढ़ाता है, जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए काफ़ी हितकारी है, बहनीय है, स्निग्ध है, यानी जिसके शरीर में रुक्षता अधिक है, ड्राइनेस अधिक है, उनको बॉडी में स्निग्ध करता है, और ये बॉडी में, इस शरीर में कफ, बल और शुक्र को बढ़ाती है। जिसके शरीर में कफ की क्षीणता है, सूक्ष्मपन जिसके शरीर में है, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिनको कमजोरी है उनमें बहुत अच्छी लाभ करती है। किसी भी रोग के ठीक होने के उपरांत जो दुर्बलता आती है उसमें भी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बलवर्धक है ना। और शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाती है। तनाव आदि के कारण, अत्यधिक मैथुन आदि के कारण जिसके शरीर में शुक्र क्षीण हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ही अति हितकर चीज़ है। क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए जो भी गुरु चीज़ें होती हैं वो आपको अल्प मात्रा में लेनी होती है, कम मात्रा में लेनी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो गुरु चीज़ हम अधिक मात्रा में लेते जाएंगे तो उससे हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाएगी, जिससे फिर वो हमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिसके लिए हम ले पा रहे हैं। वो पचना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ लेते तभी वो अच्छे से काम करेगी। तो मलाई के विषय में हम लोगों ने जान लिया। दूसरे ग्रंथों में भी मलाई का बारे में कुछ अलग से कुछ बताया है, कुछ वर्ड शब्द अलग आए हैं, नई चीज़ इसमें मिल रही है। तो दूसरे ग्रंथ का भी हम लोग देख लेते हैं, उसके अगला श्लोक पढ़िए। जी। जी।
दीपनी दीपनी, तर दीपनी तर्पणी वृष्या गुर्विणी प्राणलंबिनी स्वादु पाक रसा स्निग्धा रुच्या संतानिका मथा। जी जी। तो दूसरे ग्रंथों में मलाई के विषय में कहा है कि मलाई दीपन है। यदि आप अल्प मात्रा में लेंगे तो वो मलाई भूख को भी बढ़ाएगी, और अधिक मात्रा में लेंगे तो भूख को शांत भी करेगी, उदाहरण अग्नि को मंद भी करेगी। उदाहरण के तौर पर गाय का घी, गाय का घी अधिक मात्रा में लेने से अग्नि को मंद करता है और अल्प मात्रा में लेने से अग्नि को बढ़ाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो गाय का घी भी अग्नि मंद के रोगों में प्रयोग करवाया जाता है, थोड़ा थोड़ा ही बेशक, लेकिन करवाया जाता है ताकि वृद्धि हो। वही अगर अधिक मात्रा में दिया जाए तो नुकसान करेगा उसमें, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात मैं नहीं, ये चरक जी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वो जब विषय आएगा उसका तो हम उसमें डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा मलाई तर्पण है, वृष्य है, गुरु है, ये पीछे भी देखा था, गुरु है। और प्राण लंबनी, प्राण लंबनी का मतलब होता है जीवन को लंबा करने वाला, अर्थात वय स्थापक। ये आपके बुढ़ापा को जल्दी आने नहीं देगी। और ये विपाक में और रस में मधुर है, और पचने के बाद भी वो विपाक जो होता है उसमें भी मधुर है वो। और स्निग्ध है और रुचिकर है। दूध की मलाई खाने में अच्छा लगता है कि नहीं मनोज जी? स्वादिष्ट लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत जी खाई है जी बचपन में। जी, रुचिकर है ये। तो ये हमने दूध की मलाई के विषय में समझ लिया। अब मथा हुआ दूध, तो मथा हुआ दूध के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये मथा हुआ दूध होता क्या है? इसके लिए आप पढ़िए, मैंने भेजा है। जी। क्षीरम गव्य मथाजम वा कोषणम दंडाहतम भवेत लघु वृष्यम ज्वरहरम वात पित्त कफापहम। जी, तो वैसे गाय का दूध पुराना बुखार के लिए अमृत तुल्य माना गया है। गाय या बकरी का जो दूध है बुखार के लिए अमृत तुल्य माना गया है। और साथ में लघु भी पुराना बुखार अमृत तुल्य माना गया है। लेकिन अगर हम उसी दूध को मत करके प्रयोग करेंगे तो और भी अमृत तुल्य लाभ करेगा, और भी अधिक फायदेमंद होगा। तो मथा हुआ दूध, तो गाय या बकरी के गुनगुने दूध को मथानी से मथने पर ये कैसा हो जाएगा? लघु हो जाएगा, वृष्य हो जाएगा, पौरुष शक्ति वर्धक हो जाएगा, ज्वरहर है और त्रिदोषहारी है। यानी कफ पित्त वात तीनों में आप इसको मात्रा से विधिवत इसको दे सकते हैं। तो मथानी से मथने का क्या मतलब है? जैसे आपने मान लीजिए पौना लोटा या पौना मग आपने दूध लिया, उसको किसी पात्र में, गुनगुना दूध लेना है, किसी पात्र में डाल के और उसको मथना है। और इतना मथना है कि पौना मग दूध जो है 1 मग जितना हो जाए, झाग 1 मग जितना हो जाए, ठीक है, झाग सहित दूध। अब वो जो दूध है वो मथा हुआ दूध कहलाएगा। अब उस मथा हुआ दूध को यदि आप लेंगे तो ये दूध लघु, वृष्य, ज्वरहर और वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोषहारी हो जाता है। यदि मुझे दूध में लघुता लानी है तो मथा हुआ दूध से भी दूध में क्या आ जाती है अवनी जी? जी, मथा हुआ दूध क्या हो जाता है पचने में, भारी या लघु? लघु हो जाएगा। लघु हो जाएगा। तो ये मथा हुआ दूध के गुण है, ठीक है। अब दूध फेन मतलब दूध में जो झाग आती है। झाग देखा है आप लोगों ने दूध में कभी? जी जी। कब देखा है आपने? जब निकालते हैं ना दूध गाय तब से दूध देखो जाग। निकालते हैं जब तब। निकालते हैं तब। लेकिन अब तो हर किसी के पास तो ऐसा संभव है नहीं कि झाग निकालते समय ही सबको उपलब्ध हो पाए, है ना। अब दूध हमने ले आया है, अब उसमें झाग चाहिए तो उसके तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो दूध झाग के यहाँ पे गुण के बारे में हम जानेंगे। तो इसके विषय में, ये मथने से भी तो झाग ही बन रहा है ना जी। लेकिन साथ में दूध भी तो जा रहा है। दूध भी जा रहा है मतलब? दूध सहित पिया जा रहा है ना वो। ओ अच्छा, उसके ऊपर तैरेगा ना झाग तो जी, नहीं? हाँ, झाग ऊपर तैरेगा, लेकिन यहाँ पे हम अकेला झाग लेगा तब क्या होगा, ये बात हो रही है ना। अच्छा, नहीं जैसे करने का तरीके की बात है मतलब। हाँ, पिछली बार जो मथा हुआ दूध था उसमें दूध और झाग दोनों मिक्स पी रहे हैं ना, इसमें झाग ले रहे हैं हम केवल।
अकेला झाग लेंगे तो क्या गुण होगा, ये यहाँ पे ये बात हो रही है, समझे? ठीक है जी, ठीक है। गो दुग्ध प्रभवम की वा छागी दुग्ध समुद्भवम भवेत् फेनम त्रिदोषघ्नम रोचनम बलवर्धनम वहने वृद्धिकरम पथ्यम सद्य स्तृप्तिकरम लघु अतिसारे अग्निमांदे च ज्वरे जीर्णे प्रशस्यते। तो गाय या बकरी का जो दूध का जो झाग है वो त्रिदोष नाशक है, रुचिकर है और बलवर्धक होता है, और ये भूख को बढ़ाने वाला होता है, और पथ्य है, सभी रोगों में लाभकारी मतलब लिया जा सकता है, और शरीर को जल्दी ही तृप्त करता है और पचने में हल्का होता है। जिसका मल पतला आ रहा है, जिसको भूख कम लग रहा है, जिसको पुराना बुखार है, उन सभी में ये उत्तम लाभप्रद है। अब दूध से झाग कैसे बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करिए, गाय या बकरी का दूध जो है 2 लोटा लेकर के एक में गाय या बकरी का दूध डाल करके और खूब उलट पुलट करिए, ठीक है? तो उलट पुलट करने से क्या होगा, झाग उठेगा। तो झाग जैसे जैसे उठता जाएगा वैसे निकाल कर किसी बर्तन में डालते रहें, ठीक है? उन झागों को निकाल कर, थोड़ा थोड़ा निकलेगा ना झाग मनोज जी, तो उन झागों को निकाल करके किसी बर्तन में रखते जाएं। तो इन झागों को ही हम जो है दुग्ध फेन कहते हैं। और ये झाग जैसा कि कहा कि त्रिदोष नाशक है, रुचिकर है, शरीर को ताकत देता है, भूख बढ़ाती है, वृष्य है, और जल्दी ही शरीर को तृप्त करती है, पचने में हल्का भी है, डायरिया में बहुत अच्छी लाभकारी चीज़ है, भूख जिसको कम है उसमें बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, और पुराना बुखार वाले रोगियों के लिए दूध के झाग खिलाना जो है बहुत अधिक फायदेमंद है। तो ऐसे बहुत से रोगी जिनकी हालत खराब हो जाती है और जिनको कुछ नहीं पचता है, खाना पीना जो भी खा लो पचता नहीं है, तो उनको जो है दूध का झाग अगर आप देते हैं तो वो उनको पच जाता है, ठीक है? तो अगर किसी को दूध का झाग पसंद नहीं आए या स्वाद अच्छा ना लगे तो स्वाद के लिए थोड़ा सा उसमें मिश्री मिला सकते हैं, तो उससे कोई हानि नहीं होगी, ठीक है? तो ये हो गया दूध के झाग के गुण। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। दधना तक्रेण वा नष्टम दुग्धम बद्धम सुवाससा द्रवभागेन हीनम यत तक्रपिंडस्य उच्यते। पीयूष का भी एक मिनट पढ़ लीजिए। पीयूष के बाद क्या है? अच्छा, पीयूष भी पढ़ ले। पीयूष है क्या? पीयूषम च किलाटाश्च। नहीं, पीयूष किसको बोलेंगे ये भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। प्रसूति दोषा क्षीरम पाके विग्रंथितम भवेत् तत्पीयूषमिति ख्यातम सर्वदोषकरम गुरु विभेदी मूत्रलम वृष्यम मधुरम वही मानदकृत। जी, तो ये जो अग्नि जी जो नया बच्चा होता है तो उसमें दूध जो है उबालते ही फट जाता है ना, खिरसा बन जाता है, जो खिरसा खीस बोलते हैं। जी। कितने दिन तक रहता है? 15 से 20 दिन। जी, तो उस समय जो दूध उबालते हैं तो कैसा बनता है? खीस बनता है ना, खीस अलग टाइप से फट जाता है, और वो बहुत चाव से खाते हैं ना कुछ लोग, स्वाद बहुत लगता है ना। जी, खाते हैं काफी लोग। कैसा लगता है खाने में? मैंने तो खाया नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता। अवनीत जी कैसा लगता है आपको? जब तक उसमें आप कुछ मीठा नहीं मिलाएंगे तब तक टेस्ट नहीं अच्छा आता है, नहीं तो कट मतलब कैसा बताएं आपको, बकबका, नो टेस्ट। हाँ। तो ये जो इसके गुण पढ़ लेते हैं, इसको ना पीयूष बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, पीयूष, और लोकल में खीस बोलते हैं, खिरसा भी बोलते हैं, अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से। तो ये जो पीयूष है, जो खीस है, ये सभी दोषों को बढ़ाने वाला है, इसको नहीं खाना होता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ाने वाला है, और जठराग्नि को मंद करेगा, और गुण धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो मूत्रल है, पौरुष शक्ति वर्धक है, जठराग्नि को बंद करता है, ठीक है? तो ये जो खीस है
त्रिदोष प्रकोपक होने से ये अपत्य है, इसको लेना सामान्यतः इसको लेने से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला पढ़िए। पयः प्रसूते सप्ताह दूर्ध्वमर्वाक् च मासतः तत्प्रमोरोटकं विद्याद् दुष्टं गुरुतरं स्मृतम्। तो डिलीवरी होने के बाद एक सप्ताह से ऊपर जिस गाय का होगा, डिलीवरी होने के एक सप्ताह के ऊपर और 1 महीना के पहले जो दूध होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में प्रमोटक कहा जाता है। और ये भी दोषयुक्त होता है, ये भी वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है और गरिष्ठ होता है, इसलिए इसको भी सेवन नहीं करना है। यानी 1 महीने के अंदर वाला जो दूध है उसको निषेध आप मान सकते हैं। ठीक है, निषेध कहा गया है, समझे जी। आगे पढ़िए। नष्ट दुग्ध भवम नीरम मोरटम जैजेटो ब्रवीत। तो जैजेट जी का कथन है कि जो फटा हुआ दूध है उसका पानी को मोरट कहा जाता है, मोरट। चलिए आगे पढ़िए। नष्ट दुग्धस्य पक्वस्य पिंडः प्रोक्तः किलाटकः। उबालने पर जो दूध नष्ट हो जाए, फट जाए, तो उसका जो पिंड रूप जो गाढ़ा भाग है उसको किलाट कहते हैं। कभी आपने अनुभव किया है दूध उबाला और फट गया? जी, फट जाए। कब होता है ऐसा? गर्मियों में होता है और कब होता है? और या तो दूध जो है अगर उसमें किसी तरह की खटास है, खटास या विषमता हो जाती है, अधिक समय तक रखा हुआ दूध को भी उबालते हैं, कच्चा दूध को, तब भी वो फटने की संभावना रहती है कि नहीं मनोज जी, अवनी जी? जी जी जी। हाँ, तो उबालने पर जो दूध नष्ट हो जाए यानी फट जाए उसका पिंड रूप गाढ़ा भाग जो है किलाट कहलाता है। ठीक, ये टर्म्स आपको समझना है, किलाट किसको बोलते हैं, मोरट किसको बोलते हैं। पनीर ही हो गया ना जी फिर। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देख रहे हैं, उसका पनीर का ही विषय आ रहा है, डोंट वरी। अगला पढ़िए। अपक्वमेव यन्नष्टं क्षीरसाकं हि तत्पयः। जी, तो बिना पकाए ही जो दूध अपनी अम्लता से, दूध के अंदर अपनी अम्लता भी होती है ना, बिना पकाए ही जो दूध स्वगत अम्लता से नष्ट हो जाए यानी फट जाए उसका पिंड रूप गाढ़ा भाग क्षीर साक कहलाता है। अच्छा, कभी आपने अनुभव किया दूध उबाला नहीं और रखे रखे फट गया? दूध उबाला नहीं है लेकिन लंबे समय तक रखा तो फट गया, वो सुबह उबाला नहीं और शाम तक वो ऐसे अपने आप फट गया, ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? ऐसा तो नहीं किया जी कभी। नहीं किया। आप लोग उबाल लेते होंगे तो फटता कैसे हो? हाँ, उबालते इतने लापरवाह थोड़ी होंगे। तो फिर भी एक जानकारी के लिए आपको समझना है कि बिना पकाए जो दूध अपनी अम्लता से नष्ट हो जाए उसका पिंड रूप गाढ़ा भाग क्षीरसार कहलाता है। जी, अब पनीर की बारी आ रही है, आगे पढ़िए। इसमें तो खत्म हो गया है, भेज देता हूँ आपको मैं। उसको लेना चाहिए गुरुजी या नहीं लेना चाहिए? वो आगे इसका विषय आएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसका अगला। तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं, टर्म सभी समझ रहे हैं। जी पढ़िए। दधना तक्रेण वा नष्टं दुग्धं बद्धं सुवासा द्रवभागेन हीनम यत् तक्रपिंडस्य उच्यते। जी, तो यहाँ पे पनीर की बात हो रही है कि दही या छाछ डालने से जो दूध फाड़ दिया गया फटा हुआ, दही या छाछ डालने से फटा हुआ दूध को साफ कपड़े में डालकर निचोड़ लेने से जो पिंड बनता है, जो गाढ़ा भाग होता है, जो पिंड बनता है उसको हम तक्र पिंड बोलते हैं, तक्र पिंड अथवा पनीर कहते हैं। और इसे ही याजिक अमीक्षा कहते हैं। ठीक है, और इसके पानी को, पनीर के पानी को वाजिन कहते हैं, वाजिन। ठीक है, तो पनीर की परिभाषा क्या होगी? पनीर को यदि हमें नष्ट करना है, फटाना है, तो क्या करना पड़ेगा मनोज जी?
जी हम तो जैसे नींबू वगैरह भी डालते हैं, दही या छाछ तो कभी डाली भी नहीं, बल्कि फाड़ दी। दही या छाछ डाल करके करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम्म। अगर बनाना हो पनीर तो जो विधि जी जी विधान से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। यूं तो जी जी। दही मिर्ची की डंडी से भी जम जाती है, हम्म। लेकिन जो विधि विधान से रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। जी हाँ, सिरका से भी लोग फाड़ते हैं दूध वैसे तो। क्योंकि दूध का अमल अमल पदार्थ दही या छाछ डालने से फटा हम्म। हुआ दूध को स्वच्छ कपड़े में डालकर निचोड़ लेने से जो पिंड बनता है उसे तक्र पिंड अथवा पनीर कहते हैं। और इसके पानी को वाजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पानी को, अवनी जी? वाजिन। वाजिन, याद होना चाहिए। अब इसके गुण धर्म पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो अगला श्लोक पढ़िए। पीयूषं च किलाटश्च क्षीरसाकं तथैव च तक्रपिण्डे इमे वृष्या बृहणा बलवर्धना। जी, पीयूष, किलाट, क्षीरसाग और तक्रपिंड ये सब क्या है? वृष्य हैं, पौरुष शक्ति वर्धक हैं, बृहन है, वजन बढ़ाते हैं, और बलवर्धक है, शरीर को ताकत देते हैं। लेकिन ये किनके लिए है? किनको किनको ये सब फायदा करेगा? जो फायदा, रोगी हैं, जो तो जिनका उसके लिए आगे अवयव देखिए। क्षीण हो गया। जी। मुझे ना 2 मिनट का मैं आ रहा हूँ, ठीक, 2 मिनट का। ठीक। ठीक। गुरु अगला श्लोक पढ़िए। हम्म। गुरु श्लेष्मला हृदयावात पित्त विनाशनः दीप्ताग्निनां विनिद्राणां वाय चाति पूजिता। तो ये जो हमने देखा, पीयूष, किलाट, क्षीरसाग, पनीर, ये जितनी भी हैं हमने देखी, ये जो है गुरु है, पचने में भारी है, कफ को बढ़ाने वाले हैं, और अच्छे भी लगते हैं पनीर। कैसा लगता है पनीर खाने में मनोज जी? हम बढ़िया बहुत लगता है बढ़िया लगता है जी। जी। और वात पित्त नाशक है, दोष में देखा जाए तो वात पित्त नाशक है। लेकिन ये किनके लिए है? ये सब जिनकी जिन पाचन शक्ति मजबूत है, जिसकी जठराग्नि तीव्र है, और जिनको नींद नहीं, अनिद्रा रोगी वालों के लिए उपयोगी है, और जो मैथुन के कारण जो कमजोर हो गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो कुल मिलाकर तीव्र जठराग्नि किनकी होती है? जो लोग व्यायामशील हैं, जो लोग किसान हैं, है ना, जो लोग फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं, तो उनके लिए ये चीज अगर खा ली जाए तो कोई हानि नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये चीजें रोज लेने वाली चीज नहीं है। अगर आप गुरु है, इसलिए अगर आप रोज लेते चले जाएंगे ना, तो आपको लीवर से संबंधित समस्या, न जाने कितनी तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए तो रोज तो लेते नहीं है पनीर। क्यों मनोज जी, रोज लेते हैं क्या पनीर? नहीं जी नहीं, हफ्ते में 15 एक दिन बार पे हो एक गया बार या ले तो लिया, हफ्ते में। वीक में एक बार ले लिया, दैट्स जी। इनफ। लेकिन कब? वीक में एक बार या 15 दिन पे लेना है, ले लिया, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? उसकी उसके लिए योग्यता होनी चाहिए ना लेने के लिए। क्या जी, योग्यता है इसके लिए? अग्नि तेज होनी चाहिए और व्यायामशील होना चाहिए। व्यायामशील होना चाहिए। अगर आपकी अग्नि मंद है, आपकी पाचक अग्नि कमजोर है, और आप उसको पनीर को ले रहे हैं, और फिर आप पनीर को लेने के बाद पता चला नुकसान हो गया, तो फिर आप क्या कहेंगे कि पनीर में जो लाभ दिया था वो मिला ही नहीं। जी। वो लाभ कब मिलेगा? जब आप जैसे अग्नि तीव्र हो और व्यायामशील होगा। जी जी जी, तब वो जैसे आप बच्चों उसके। के लिए ही कैसे, मतलब जैसे बच्चे तो वैसे ही खेलते। बच्चों बच्चों के लिए भी अल्प मात्रा में चल सकता है ना, दिक्कत क्या है? उसको ठीक है। खेल कूद वगैरह सब होना चाहिए, पाचन शक्ति ठीक होनी चाहिए, समझे? हाँ जी। हम्म। लेकिन अल्प मात्रा, मात्रा बहुत जरूरी है। मात्रा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गुरु चीज में तो विशेष ध्यान रखना होगा मात्रा का। गुरु चीज को तो आधी मात्रा में ही खानी होती है, ठीक है, क्योंकि भारी है वो। तो हम लोगों ने इनके बारे में समझ लिया। मलाई हो गया। हम्म। तो विरोधन के बारे में आज पढ़ना है दूध के साथ, या कल पढ़ाऊं? नहीं, वो कल ले लेंगे जी, फिर अगर अलग टॉपिक हो गया ना वो। ठीक है, आज समय अभाव के कारण से दूध के साथ क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, और क्या क्या चीजें उसके साथ मेल करता है, वो एक थोड़ा सा विषय उसका थोड़ा
समय अधिक लेगा, वो आधा घंटा तो कम से कम लेगा ही, आधा पौना घंटा। इसलिए उन विषयों को आज मैं नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल मैं उन विषयों को लेने वाला हूँ। जी तो शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।